नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी। सन स्टार में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज सन स्टार के संस्थापक संपादक गोपाल दास जी मौजूद हैं, जो कि लगातार पिछले कई महीनों से पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पैनी नज़र रखे हुए हैं और लगातार कोलकाता में बेस्ड हैं और पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में घूमकर वहां के चुनाव का जायज़ा ले रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव किस तरफ जा रहा है और जिस तरह वहाँ धर्म की राजनीति हो रही है और राजनीति में धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका क्या असर पश्चिम बंगाल के चुनाव पे पड़ेगा और नतीजों को किस तरह से ये राजनीति प्रभावित करेगी, इस बारे में गोपाल दास जी से आज हम खुली चर्चा करेंगे। गोपाल दास जी, ये बताइए कि जो पश्चिम बंगाल यहाँ से हम देख पा रहे हैं दिल्ली से बैठ करके, उसमें लगता है कि साहब धर्म की राजनीति कुछ ज़्यादा हावी हो गई है। एक तरफ बीजेपी जय श्री राम का नारा लगवा रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं और तीसरी तरफ जो है असदुद्दीन ओवैसी और एक मौलाना अब्बास जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं और अपनी पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं और वामपंथी दलों और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन को लेकर काफ़ी चर्चा है। तो इस सब धर्म के घालमेल का पश्चिम बंगाल के चुनाव पर आप क्या असर देखते हैं, क्या महसूस आपने किया? नमस्कार। पहली बात तो ये है यूसुफ भाई कि ये जो डायलॉग है आपका या जो सवाल है, यही उचित नहीं है। पूरी मीडिया यही काम कर रही है। जब हमको मुद्दे यदि सही देने हैं तो मीडिया ही ये मुद्दे उठा रही है, ये जबकि मुद्दा है नहीं। आप भी मानते हो, सब लोग मानते हैं कि ये सब मुद्दे चुनाव में होना नहीं चाहिए, लेकिन सारे चैनल के पास कोई काम बचा नहीं है। वो सारे लोग यही काम कर रहे हैं कि किस मुद्दे पे बात हो रही है। आप खुद ये मुद्दा नहीं दे पा रहे हैं। मीडिया का काम है कि उस मुद्दे पे बात करें जो महंगाई बढ़ी है, जो डीजल पेट्रोल का रेट है, जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जो सारे एसेट बेचे जा रहे हैं, सरकारी उपक्रम, इसके बारे में बात करें। जो जीडीपी डाउन हो गई। गोपाल जी, मैंने आपसे यही पूछा कि यहाँ से देखने पे ऐसा लगता है कि साहब पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा हावी है। आप पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, कलकत्ता के अलावा आपने बहुत सारे शहरों का वहाँ दौरा किया है, तो आप बताइए कि रियली मुद्दे वहाँ पर क्या हैं? ये तो मैंने पूछा है आपसे। नहीं, रियली मुद्दा तो सिर्फ दीदी है वहाँ पे। दरअसल एक तरफ पूरी दीदी है। ये एक हिसाब से ये मान के चलिए कि एक समय आपको याद होगा या अपन किताब में पढ़े हों कि महारानी लक्ष्मीबाई के साथ जो हुआ था कि सारे लोगों ने, उनके ही लोगों ने, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों ने, गद्दार लोगों ने अंग्रेज के साथ मिलकर उनको घेर के मारा था। लेकिन मेरे को नहीं लगता ममता दीदी को कोई मार पाएगा, ममता दीदी को कोई हरा पाएगा। और ममता दीदी एक हिसाब से जिन लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई को नहीं देखा है तो उनके लिए वो महारानी लक्ष्मीबाई है। मुद्दे तो वही हैं जो दीदी ने इतने सारी स्कीम लॉन्च किए, इतने सारा काम किया है ना। उनके सारी योजनाएं जो है ज़मीन पे है और वो हर जगह गिना भी रही है। लेकिन जब टीवी चैनल ये क्वेश्चन ही करता है धर्म के बारे में, जय श्री राम से क्यों चिढ़ते हो, वो चिढ़ती कहाँ है? वो तो एक वाजिब सवाल उठाती है कि मुद्दा ये होना चाहिए, तो उसको आप चिढ़ना बोल के बार बार ये बातें लगा रहे हैं। ये टीवी चैनल काम है। इसके भाई मुद्दे तो टीवी चैनल के पास होना चाहिए, पत्रकार के पास होना चाहिए। सवाल तो पत्रकार करेगा ना। अब सवाल ही पत्रकार जब नहीं कर रहा है, सवाल ही यही पूछ रहा है कि आप जय श्री राम से क्यों चिढ़ते हो या आप चंडी पाठ क्यों कर रहे हो, है ना। तो ये पब्लिक तो जो देखती है। मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा, मैंने सवाल ये पूछा है कि जिस तरह धर्म की राजनीति को वहाँ पर हवा दी जा रही है, बीजेपी ने जय श्री राम के मुद्दे उठाए, नारे लगवाए, जवाब में ममता बनर्जी को चंडी पाठ करना पड़ा, अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए ब्राह्मण की बेटी बताना पड़ा। तो इससे पश्चिम बंगाल का चुनाव किस तरह प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है? यूसुफ भाई, प्रभावित तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। मैं आपसे वही चीज़ बताने जा रहा हूँ। क्या जो काली मंदिर के पास में ममता दीदी का घर है वो वहीं रहती है, वो टहलते टहलते वहाँ सब्जी भी खरीदने चल देती है, वहाँ से वो मंदिर जाती है रोज। तब तो आप दिखाने नहीं गए थे टीवी चैनल वाले। यही काम राहुल गांधी के साथ हुआ कि वो मंदिर न जाए। या तो आप वो ये बोलना चाहते हो कि सिर्फ जो विपक्ष के नेता हैं वो मंदिर न जाएं और सिर्फ मुसलमान के मस्जिद में जाएं, वहाँ दरगाह में जाएं, ताकि उनके ऊपर आप ये ब्लेम लगा सको कि मुस्लिम पुरुष हैं। जब ठीक, मैं आपकी बात समझ गया। आपने बात कही, ये बीजेपी लगातार करती आ रही है। उन्हें लगता है कि साहब हमारा मंदिरों पे, देवी देवताओं पर हमारा एकाधिकार है और इसका जवाब बीजेपी को दूसरे दलों के नेताओं ने दिया भी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव की हम बात करते हैं। 10 साल से वहाँ पर ममता बनर्जी का शासन है, उनकी पार्टी वहाँ पर सत्तारूढ़ है और एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है जो कि 10 साल के बाद
दिखने लगता है। तो आप वहाँ लगातार चुनाव में बने हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि साहब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिस तरह से वहाँ बीजेपी ने मुहिम चलाई है कि भाई हम इस बार ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे, और उसके लिए वो सारे हथकंडे जो राजनीतिक होते हैं वो अपना रही है, साम दाम दंड भेद, तो क्या आपको लगता है कि साहब ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है? देखिए, वो हर किसी के साथ होता है, कोई 100% लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता राजनीति में। जो भी शासन में रहेगा 5 साल, उसके खिलाफ ये एंटी इनकम्बेंसी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके रीज़न ये है कि जो छोटी सी बात है उसको मीडिया चैनल ने बड़ा किया है। अब आप बताओ, उन्हीं मीडिया चैनल वाले से वहाँ पूछ के देखिए ना, आज भी पुलिस वाला 10 रुपये ले लेता है। दिल्ली में 10 रुपये दे के बताओ पुलिस वाले को, आप लाल कर देगा पिछवाड़ा, उसके बाद 6 महीने जेल भेज देगा आपको। 2000 से कम में तो मास्क के नीचे में बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ 2000 रुपये मांग के बता दो आप बंगाल में मास्क, बंगाली का किसी का, पूरे शहर में आंदोलन हो जाएगा। ये बंगाल के लोग नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि जो टीवी चैनल दिखा रहा है वही लोग देखते हैं। उनको नहीं मालूम कि बंगाल में सबसे कम भ्रष्टाचार है। देश का भ्रष्टाचार एक हिसाब से है ही नहीं। मान लो कट मनी या कोई भी मनी है या कार्यकर्ता जो भी करते हैं, तो वो तो बाकी जहाँ बीजेपी का शासन है वहाँ चले जाइए, आप सीधे सीधे लूट मारी है, पॉलिसी बना रहे हैं और पूरा चीज़ खा रहे हैं, ऊपर लेवल पे खा। अच्छा आप ये बताइए ना, चलिए बिना भ्रष्टाचार के एक रैली 100 करोड़ की होती है, हो जाती क्या? एक MLA को खरीदते हैं 300 करोड़ 200 करोड़ में, तो बिना उसके होता है क्या? आज 30,000 करोड़ का बजट खर्च है बीजेपी का बंगाल के लिए। अब बंगाल के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये 30,000 करोड़ रुपए आया कहाँ से है, ये बिना भ्रष्टाचार के आ गया है। तो भ्रष्टाचार तो बड़ा व्यापक रूप में है केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार ने अपने एक भी बात, कोई भी जो पत्रकार है वहाँ पे ये सवाल नहीं कर रहा है कि मोदी जी बोले थे डीजल का रेट कम करेंगे, कर दिए क्या? कोई ये नहीं पूछ रहा है कि गैस सिलेंडर का रेट कम करेंगे, कर दिया क्या? कोई ये नहीं पूछ रहा है 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे जो मोदी जी ने बोला था, अब तो वो बंगाल के लिए मोदी जी ने बोला 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे हम। भाई वो तो अभी रिसेंटली आपके सामने एक उदाहरण है, बंगाल के लिए उदाहरण नहीं। बिहार में चुनाव हुआ तब ये बोले 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 4.5 लाख लोगों को पहले कैबिनेट में बैठा के सरकारी नौकरी देंगे। आज 6 महीना हो गया है ना। जो जुमलाबाज वाला बात है वो तो देखिए भाई, अब मोदी जी के बात पे आदमी कैसे भरोसा करे, जो बंगाल में बांग्लादेश जाके ये बोल दे कि भाई मैं आज़ादी की लड़ाई में आंदोलन किया और मैं जेल गया, और उसको भी पूरी मीडिया चैनल रात भर बैठ के उसको वो कर रही है, जस्टिफाइड कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज इस समय खाली बंगाल के चुनाव नहीं है, ये देश के चुनाव है। और देश में यदि लोकतंत्र को बचाना है तो सबको मिलके, सबको मतलब उसमें पार्टी ही नहीं, लोगों को भी मिलके इस बंगाल को बचाना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जज हो, चाहे अब आप सोचिए CRPF BSF का क्या काम है, देश के सैनिकों का काम ये है कि वही आदमी शुभेंदु, वही मुकुल राय, वही गुंडा जो वो है अर्जुन सिंह, इन सब को Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है, उनके साथ घूम रहे हो आप। आपके ऊपर CBI का केस है, एक आदमी को आप जेल में डाल रहे हो, एक आदमी को आप Y+ दे रहे हो। भाई आरोप तो दोनों के ऊपर, अभी तो किसी के ऊपर सिद्ध नहीं हुआ ना। जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो एक को Y+ दे रहे हो। ये तो बीजेपी कहती है कि हम तो वॉशिंग मशीन है। नहीं, वॉशिंग मशीन क्या है? भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ आप दूसरी पार्टी में रहिए और हमारे हमले झेलिए, या हमारे पास आइए और उन सबसे आरोपों से मुक्त हो जाइए। वॉशिंग मशीन नहीं है, ये करती रही है शुरू से। बीजेपी कुछ नहीं कर रही भाई साहब। आपको एक बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ कि इस देश में कोई भी नेता, मोदी जी जैसे नेता को पूरी मीडिया चैनल ने बर्बाद कर दिया। इस देश के पत्रकार जो रहे हैं, पुराने भी रहे हैं, जिन लोगों ने ये बताया कि बैलेंस करना है, आपको पार्टी नहीं बनना है, आपको सच नहीं बोलना है, सच दूसरे के मुंह से बोलवाना है, इसके मुंह से बोलवाना है, तो फिर मैं करने के लिए क्या बैठा हूँ? डिबेट करवाने के लिए बैठा हूँ कि पत्रकार हूँ, अपनी ओपिनियन दूंगा कि ये राइट है, ये गलत है, कि ये सही है। जब मैं यही नहीं बोल पा रहा हूँ तो मैं करूँगा क्या? अब आप बताइए कि ये लोग बोल देते हैं कि गोली मारो सालों को, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेरे ऊपर केस हो जाएगा अभी। आप ये समय देखिएगा यूसुफ भाई, मैं आपको बहुत ये एकदम करीबी का एक ये बता रहा हूँ, आने वाला जो समय है वो इस न्यूज़ चैनल के लिए इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि ऐसी स्थिति आने वाली है। हम अभी न्यूज़ चैनल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ही बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव आपकी नज़र में किस तरफ जा रहा है? क्या बीजेपी वहाँ
सत्ता में आ रही है या ममता बनर्जी तीसरी बार रिपीट कर रही हैं? देखिए, बीजेपी का तो नहीं मालूम है। बीजेपी जितना हवा बनाई है, हो सकता है कि हवा में कुछ दम हो, लेकिन परिवर्तन का लोगों में बातचीत है, ग्रामीण एरिया में बातचीत है। जो शहरी एरिया है वहाँ मोदी जी के बारे में सब लोग जान गए। न मोदी के बारे में विश्वास करता आदमी, न अमित शाह के बारे में। वहाँ लोकल इनके सामने कोई चेहरा है नहीं, बंगाल में ममता दीदी के सामने। तो ममता दीदी पे ही भरोसा करना लोगों का एक वो हो जाता है। तो ममता दीदी हो सकता है कि सीटें कुछ कम हो, है ना। और ये सीट भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये सीट पूरा सीपीएम और कांग्रेस को इस समय बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला है। उन लोग बहुत मेहनत किए हैं। हो सकता है कि कांग्रेस सीपीएम और ये जो महाजोट है ये 70-80 सीट ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये सोचिए कि यदि ये 70-80 सीट लाते हैं तो यही वोट जो 17% जो सीपीएम का था, 7% कांग्रेस का था और जो अन्य का 8-10% था, यही तो सब बीजेपी में गया था वो 2019 में। तो 2019 की बात करते हैं, ममता दीदी का वोट तो कम नहीं हुआ था, वो मेरे ख्याल से आज भी कम नहीं होगा। अब मैं इतने अच्छे दावे से बोल सकता हूँ कि मोदी जी ने या बीजेपी के जो भी रणनीतिकार हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत गलत किया है कि जो मुस्लिम वोट भी बिखर जाते थे, अलग अलग पार्टी में चले जाते थे, उनको कंसोलिडेट कर दिया है। तो ममता दीदी का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिंदू वोट तो मिलेगा ही, बंगाली लोगों का वोट मिलेगा ही वहाँ पे। आप कितना ज़्यादा खींच सकते हो भाई? आपका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह सीपीएम और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी है तो वो अपना वोट बीजेपी को जो वोट 19 में चला गया था वो वापस ले लेगी। वो वापस ले लेगी। तो बीजेपी को तो 2016 में 3 सीटें मिली थी। हाँ। तो क्या 3 सीटें ही मिलेंगी बीजेपी को या नहीं? 3 सीटें तो नहीं, सीटें बढ़ेंगी जरूर। इसलिए बढ़ेगी कि बहुत सारे लोग जो टीएमसी से वहाँ गए हैं उनके लोकल भी पकड़ हैं, तो हो सकता है कि कुछ सीटें बढ़ेगी। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि सरकार बनाने लायक कहीं पे कोई स्थिति में इन लोग आएंगे। सरकार फिर से रिपीट होगी ममता दीदी की, और ये सरकार तो इस समय रिपीट होगी तो आप समझिए राष्ट्रीय स्तर पे भी बदलाव संभव है। और बदलाव ना हो तो एक चेतावनी जो मनमानी जो कर रहे हैं केंद्र सरकार अपने हिसाब से, वो बंद होना चाहिए। और इस देश के सारे सैनिकों को भी, सारे जजों को, मजिस्ट्रेटों को, जितने IAS IPS हैं, इनको भी खुल के निकल के आना चाहिए, इस समय अपोज करना चाहिए। कितने दिन पोस्टिंग के लिए क्या है, आपको नौकरी से हटा नहीं सकते, आप डिपार्टमेंट कमज़ोर वाला। तो देश के लिए भ्रष्टाचार को छोड़ के आप मलाई पोस्ट के लिए आप पूरे देश को ताक में रख दिए। आज आप खुद महसूस कर रहे हैं, किसी भी ब्यूरोक्रेट से आप बात कर लो, वो ये बोलेगा कि पार्टी कुछ भी कर रही बीजेपी। अब आने वाले समय में ये हो जाएगा। अब मुझे अच्छे से मालूम है, मेरे पास तो एक ऑपरेशन भी है जिसमें बीजेपी का बहुत बड़ा नेता ये बोल रहा है कि इन लोग को तो मालूम भी नहीं है कि प्लानिंग क्या है बीजेपी की। बीजेपी की प्लानिंग है कि वो 800 साढ़े 800 सांसद करेंगे, अभी छोटे छोटे राज्य बनाएंगे, नेशनल पार्टी सब खत्म करेंगे और छोटे राज्यों पे अपना कंट्रोल करके रखेंगे। वो क्षेत्रीय पार्टियों को डेवलप करेंगे। उन लोग को चलिए वो तो एक बात की बात है, एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी हम अगर हम चुनाव की बात करें तो ये बताएं कि अगर ममता दीदी रिपीट कर रही हैं तीसरी बार, तो वो कौन से फैक्टर हैं जो उनके पक्ष में जा रहे हैं? उन्होंने ऐसे कौन से काम 10 साल में किए हैं जिनकी वजह से जनता उन्हें तीसरी बार चुनने जा रही है? उनके बहुत सारी योजनाएं भी है। कन्याश्री योजना है, माँ भोजन का है, उन्होंने जो द्वारे घर तुम्हारे मतलब सरकार तुम्हारे द्वारे वाला जो स्कीम चलाया है ना, उन्होंने इलाज के लिए 5 लाख रुपए उन्होंने भी दिया है, वो सबके लिए है वहाँ पे। बल्कि अंशुमान योजना में, आयुष्मान योजना में सबके लिए नहीं है। वो जिसके पास एक फ़ोन भी है उसको नहीं मिलेगा, उसमें क्राइटेरिया रखा गया है। बल्कि ममता दीदी ने जो दिया वो सबको दिया। किसानों को भी उनने 21,000 रुपये दिया है। अब ये तो खुला ऑफर है। आप एक रिश्वत के लिए घोषणा कर रहे हो कि 18,000 रुपये तीनों के चुनाव के बाद मिलेंगे। तो ममता दीदी तो कब जमाने से इनको दे दी, लिस्ट डाल देते ना। अभी ये चुनाव बाद क्यों देना चाहते हैं, अभी दे दे रिश्वत। तो कुल मिलाकर आपका कहना ये, आपका आकलन ये है कि बीजेपी चाहे जितना जोर लगा रही हो, अभी वो सत्ता के नज़दीक नहीं पहुंच रही है। देखिए, मैं तो बीजेपी के भी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत करीबी से जुड़ा हुआ हूँ। और उनका जो अनुमान और जो कॉन्फिडेंस है, जब हम लोग रियल में बात करते हैं, आप भी रिकॉर्ड बात करते हैं, तब वो भी यही मानते हैं कि
भाई सीट बढ़ेगी, 100 से ऊपर आएगी तो हमारी सरकार बनेगी, 100 से ऊपर नहीं आएगी तो हमारी गवर्नमेंट नहीं बने, 100 से ऊपर आएगी तो फिर हम तोड़ फोड़ कर लेंगे और सरकार बना लेंगे। ये तो सबको मालूम है, तोड़ फोड़ कर तो लेंगे। अगर 100 से ऊपर आएगी तो बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी? क्या वामपंथी से सपोर्ट करेंगे? नहीं, वामपंथी नहीं, तोड़ फोड़ करेंगे। देखिए उनके पास नहीं, आज की तारीख में तोड़ फोड़ तो नहीं होती है। नहीं, तोड़ फोड़ होती है। आज की तारीख में ये है कि आप ये जितने विधायक गए कहाँ करेंगे? तो क्या कांग्रेस में तोड़फोड़ करेंगे? कांग्रेस में भी करेंगे, वामपंथी भी करेंगे। भाई देखिए, पैसा आपके पास है, इस देश में पैसा सिर्फ बीजेपी के पास है और किसी के पास नहीं। सबका पैसा पहले खत्म करते हैं, जाके वहाँ EB CDI और ये सब लगाते हैं, ED से लेके सब। वो क्यों लगाते हैं? कि चुनाव में उनके पास पैसा न रहे और हम अपना पूरा पैसा फेंकें और लोगों को हम कन्विंस कर लें। तो ये पैसे के दम में, चैनलों के दम में जो राजनीति हो रही है, दरअसल आज की डेट में ममता दीदी की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी पूरे देश में। जो कोई मानने को तैयार नहीं है और उसको उस एंटी इनकम्बेंसी को हटाने का काम पूरा न्यूज़ चैनल की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। भाई साहब, जो आदमी से आप पूछोगे वो यही बोलेगा मैं चैनल में देखा हूँ। हाँ, तो बात सही है। जो चैनल में जो आदमी बंगाल में नहीं है उसके बारे में, बंगाल के बारे में उसका जो भी ओपिनियन बन रहा है वो टीवी चैनल पे न्यूज़ देख के बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक और बात जो आपने अभी बात की कि बीजेपी की 100 से ऊपर आएगी तो बीजेपी तोड़फोड़ करके सरकार बनाएगी, या जो भी बात है, एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वहाँ किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता भी पश्चिम बंगाल में गए थे, तो आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन का भी असर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, किसान आंदोलन हो, चाहे बैंक कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे सेल का आंदोलन हो, दुर्गापुर में स्टील प्लांट बिक चुका है, चाहे वो LIC का आंदोलन हो, ये जितने भी आंदोलन हैं, ये आंदोलन को न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा तो इसका असर पड़ेगा ही नहीं। और हम तो बोलते हैं, चाहे वो राकेश टिकैत जी हो, चाहे सेल वाले हों, आज के डेट में जिनको भी आंदोलन करना है वो जाके न्यूज़ चैनल के सामने धरना दे, उसको बोले जब तक लाइव नहीं करोगे तुम 2 घंटा, तब तक साले घुसने नहीं देंगे। इसमें प्रधानमंत्री क्या गलती बताओ ना? प्रधानमंत्री मोदी जी को अपन बोले भ्रष्टाचारी है या उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, तो उनके वादा पूरा कौन कराएगा? उसका सही काम तो करने वाला मीडिया है। उनका काम था कि वो जाके यही सवाल करें, ताकि आपका कहने का मतलब ये है कि जो मीडिया का रोल आज है वो चुनावों को प्रभावित कर रहा है। 100% चुनाव को प्रभावित नहीं कर रहा है। बीजेपी को चुनाव जिताने में जुटा हुआ है। बीजेपी को चुनाव जिताए या कोई भी ऐसी पार्टी हो या जिसके खिलाफ उनको लगना हो या जिसके सपोर्ट में लगना हो। इस चुनाव में मीडिया की जो भूमिका, आपका जो कहने का मतलब है वो ये है कि मीडिया परोक्ष रूप से या सीधे रूप से या छुपे रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के जो घोटाले हैं या बीजेपी सरकार के खिलाफ जो बात होनी चाहिए, जो आपने अभी बात की निजीकरण की, जो तमाम LIC का निजीकरण हुआ है, एयर इंडिया का हो गया, बहुत सारी चीज़ों का, रेलवे का हो गया, सबका हो गया, उसका उतने व्यापक तरीके से उसकी कवरेज न्यूज़ चैनलों पर नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी, और इसका असर जनता पर पड़ रहा है और इन संस्थानों से जुड़े हुए लोगों पर पड़ रहा है। जब बैंक की हड़ताल कई दिन की 2 दिन की रही, लेकिन वो मीडिया से बाहर रही, तो आपका मतलब ये है कि मीडिया जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ। यूसुफ भाई, आप मेरे को एक चीज़ बताइए। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताइए। नहीं, मैं आप ही के सवाल का एक सवाल में उसमें मैं कर रहा हूँ। मीडिया चैनल यदि मोदी जी से ये पूछे कि आपने इसको क्यों बेचा, आपने तो बोला था देश नहीं बिकने दूंगा, ये सवाल कोई पत्रकार करे तो सवाल होगा। आप तो वो करते नहीं, वो बोलते हो कि ममता दीदी बोल रही है ये सब बेच दिए हैं, है ना, तो वो उस बात को पलट के दूसरे बात पे आ जाते हैं। आप भी चाहते हैं कि अच्छा चलिए उसको छोड़िए, आप बताइए कि वो राम से क्यों चिढ़ती है। तो आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं वही आप कर रहे हैं। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो आप मीडिया का निगेटिव रोल देखते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका कहने का मतलब ये है कि मीडिया इस चुनाव में, बाकी चुनाव की तरह इस चुनाव में भी मीडिया एक तरह से जो निष्पक्ष रोल उसका होना चाहिए वो रोल नहीं निभा रहा है, और वो बीजेपी का पक्ष लेकर चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। ये मतलब आपका कहने का है? निष्पक्ष रोल तो दूर की बात है, सत्ता पक्ष का ही काम कर रहा है। उनके प्रवक्ता शर्मा जाते हैं, प्रवक्ताओं से ज़्यादा बुरी तरीके से रात दिन यही काम कर रहे हैं, और एक सवाल नहीं पूछते, और सवाल जो पूछते हैं उसका जवाब सामने वाला नहीं देता तो आप दूसरे सवाल पे आ जाते हो। जी गोपाल जी, आपने बहुत ही बेबाकी के साथ तमाम मुद्दों को छुआ, और पश्चिम बंगाल के साथ साथ दूसरे चुनाव राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन पर हमने बात नहीं की। हमने बात सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित इसलिए रखी है कि चूँकि आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार
एक उस पर पैनी नज़र रखे हुए हैं, घूम रहे हैं और आपको वहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी भी है और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आज पश्चिम बंगाल का है। तो इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और फिर किसी और दिन आपसे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये थे गोपाल दास जी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में, वहाँ की जो राजनीति हो रही है, क्या मुद्दे उठ रहे हैं और क्या मुद्दे उठने चाहिए और मीडिया का क्या रोल है, इसके ऊपर खुलकर अपनी बातचीत रखी है। तो बने रहिए हमारे साथ, कुछ और मुद्दों पर भी आपके सामने हम अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी यूसुफ अंसारी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।